हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जीन पियाजे जी के सिद्धांत के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में जीन पियाजे के कुछ मूल शब्द के बारे में बताया था, जो इन्होंने बच्चे के विकास में अलग अलग अवस्थाओं में दी थी। तो उन मूल शब्दों को बारे में जानने के लिए अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि उन मूल शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात हम कर लेते हैं जीन पियाजे जी के सिद्धांत के बारे में। देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इस सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से, ठीक है। जीन पियाजे जी के सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। आप समझ जाना कि जीन पियाजे जी के सिद्धांत जो उन्होंने थ्योरी दी है, उसे हम संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास जो है और साइंटिस्टिक लोगों ने दिया है, लेकिन अलग अलग फील्ड में दिया है। जैसे वाइगोत्स्की, बंडोरा, ठीक है, इन्होंने भी जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है संज्ञानात्मक विकास, जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक सिद्धांत है। जीन पियाजे जी पहली बात तो कहाँ थे, ये स्विट्जरलैंड में थे, जिससे कि हमने पहले वीडियो में बताया। तो चलिए हम जान लेते हैं इनके बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने चारों अवस्थाएं आपको पिछली वीडियो में बताई थी। हर एक अवस्थाओं के ईयर्स भी बताए थे, वर्ष भी बताए थे कि उसमें कैसे विकास होता है। लेकिन हमको यहाँ पे समझना है, क्योंकि हमने जो ये बुक है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, ये NIOS की बुक से है। किसकी बुक से? NIOS की बुक से, ऑथेंटिक बुक होती है। तो चलिए जानते हैं इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें बताई हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने बताया है कि पियाजे ने व्यक्तियों में संज्ञानात्मक विकास के क्रमिक चरणों में चिंतन का विकास संतोषजनक स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है। पियाजे के विचार में संज्ञानात्मक विकास के पीछे अनुकूलन का हाथ है दुनिया के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। तो इन्होंने बताया कि पियाजे ने व्यक्तियों में संज्ञानात्मक विकास के क्रमिक चरणों में चिंतन के विकास का संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रयास किया है। पियाजे के विचारों में संज्ञानात्मक विकास के पीछे अनुकूलन का हाथ है दुनिया के साथ सीधी प्रक्रिया का मानसिक छवि बनाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। देखिए, इन्होंने अपने शब्दों में बताया कि दुनिया के साथ सीधी प्रक्रिया का मानसिक छवि बनाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। यानी कि उनके मानसिक में जो चीज़ जैसे बस गई, उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के मुख्यतः दो घटक होते हैं। हमने जब इनके मूल शब्द आए थे तो वहाँ पे भी बताया था अनुकूलन क्या होता है और अनुकूलन कितने प्रकार के। तो देखो, यही बात यहाँ पे भी लिखी है कि अनुकूलन के मुख्य दो घटक होते हैं, आत्मसात और समायोजन। आत्मसात दुनिया के पहले से ग्रहण की गई अवधारणाओं, स्कीमा और विचार के तरीकों को आधार पर समझने की क्रिया है, जिसमें नया ज्ञान पूर्व उपस्थित मानसिक व्यवस्थाओं में फिट करने की कोशिश की जाती है। तो हमने उसमें आत्मसात और समायोजन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और बच्चों को कन्फ्यूजन भी होती है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी जीन पियाजे जी के बातों को समझने के लिए। देखिए, जीन पियाजे जी के हर बार क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हर बार सीटेड या रिपीटेड में पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स इनके बारे में। इन्होंने कहा कि समायोजन पूर्व उपस्थित अवधारणाओं या मानसिक व्यवस्थाओं को नए सूचना बाहरी दुनिया को नए पहचाने गए आयामों के अनुसार परिवर्तित करने का प्रयास है। पियाजे के अनुसार इन दो घटकों के बीच तनाव अनुकूलन और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं इस प्रकार से है। देखिए, ये जो हमने बुक ली है NIOS की बुक है, ये ऑथेंटिक बुक है। इसमें जितनी भी बातें लिखी जाती हैं ये एकदम पूरी सही होती है। इसलिए जो है हमने ये बुक ली है, और बहुत सारी बुकें हैं उसमें बहुत जो है सही तरीके से उसमें भी बताया गया, लेकिन जो यहाँ पे बताया गया यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो देखिए, आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, इन्होंने जो है कुल मिला के कितने चरण बताए हैं, इन्होंने 4 चरण बताए हैं। 4 चरणों में इनका जो पहला चरण है वो है संवेदी मोटर की अवस्था, या इसको हम कह सकते हैं ज्ञानेंद्रिय या जो है पेशीय अवस्था, ठीक है। इस नाम से इनको हम जानते हैं, संवेदी मोटर अवस्था या इंद्रिय पेशीय अवस्था या ज्ञानेंद्रिय पेशीय अवस्था है। तो इन तीनों नाम से जो है हम इस अवस्था को इनको पहले जानते हैं। देखिए, यहाँ पे समझने की बात है, आप समझ जाएंगे इन तीन को
कि इनको इन तीनों नाम से क्यों जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मोटर संवेदी अवस्थाओं में इन्होंने बच्चों के बारे में क्या बताया कि बच्चे किस प्रकार से ये अवस्थाओं में विकास करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है उम्र नहीं लिखी है। जो ये अवस्था आती है ये आती है 0 से 2 वर्ष तक आती है। तो आप जाने रहना ये जो अवस्था होती है पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसको बताया है ज़रूर इस बुक में बताया है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे करके बताया तो मैंने वो चीज़ें नहीं ली हैं। यहाँ पे जो अवस्थाएं इनकी डिटेल है उसमें ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। शिशु धीरे धीरे सीख लेते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्यों और बाहरी दुनिया के बीच एक रिश्ता है। देखिए ध्यान देनी बात है कि शिशु जो है धीरे धीरे सीख लेते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्यों और बाहरी दुनिया के बीच एक रिश्ता है। वो जान लेते हैं कि वस्तुओं को अपने ढंग से प्रयोग करके प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ये पेशीय क्रियाकलापों और संवेदी अनुभवों द्वारा जो है आसपास की दुनिया के बारे में जानते हैं। संवेदी मोटर अवस्था के अंत तक बच्चों जो है जान लेते हैं कि वस्तुएं तब भी मौजूद होती हैं जब सामने दिखाई नहीं देती हैं। तो देखिए हमने वहाँ पर बताया था वस्तु स्थायित्व की भावना। तो वस्तु स्थायित्व की भावना इसी में आती है कि वस्तुएं जब भी नहीं दिखाई देती तभी उसमें उनकी भावना होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सीधे समझ सकते हैं कि संवेदी मोटर अवस्था में जो बात की गई है यहाँ पे जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो विकास होता है, जो आँख कान नेत्र जीभ द्वारा जो चीज़ें जानते हैं उनके अंतर्गत जो विकास बच्चे जानते हैं सीखते हैं उसी को हम उनका पहली अवस्था कहते हैं। इन्होंने पहली अवस्था में यही बातें बताई। अब हम बात करते हैं इनकी दूसरी अवस्था जो पूर्व परिचालन अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको हम बोलते हैं। तो ये जो अवस्था होती है ये अवस्था होती है 3 से 5 वर्ष होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे 6-7 वर्ष मिलती है। तो आप जाने रहना 0 से 2 वर्ष तक पहली अवस्था, फिर जो दूसरी अवस्था है 3 से 5 साल तक या 7 साल तक, उसके बाद जो अवस्थाएं मिलेगी 7 से 12, फिर 12 से 15 मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें ये बताया गया कि इस अवस्था में शिशुओं में वस्तुओं और घटनाओं की मानसिक छवियाँ बनाने की क्षमता विकसित हो जाती है। देखिए यहाँ पे मानसिक क्षमता जो है विकसित होने का स्टार्ट हो जाता है। इस अवस्था में वे शाब्दिक संकेतों के रूप में सोचना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनकी चिंतन प्रक्रियाएं पहली अवस्था की अपेक्षा उच्च स्तरीय होती हैं। देखिए जो पहली अवस्था इनकी होती है वो उससे ज़्यादा कहीं इसमें सोचने समझने की क्षमता हो जाती है, ये इन्होंने कहा। ठीक है, और यहाँ पे बताया है कि हालांकि उनकी चिंतन प्रक्रियाएं पहली अवस्था की अपेक्षा उच्च स्तरीय होती हैं, वे ईगोसेंट्रिस्ट अहम केंद्रीय होने की वजह से सीमित हो जाती हैं। उनके लिए यह जानना कठिन होता है कि दूसरे लोग दुनिया को उससे अलग ढंग से अनुभव कर सकते हैं। वे किसी आयाम के अनुसार वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित नहीं कर पाते, यानी उनमें क्रमबद्धता नहीं होती है, उनमें संरक्षण ज्ञान भी नहीं होता है। वो नहीं जानते कि वस्तु की बाहरी रूप में बदलने के बावजूद भी वस्तुओं को भौतिक विशेषताएं या परिवर्तन रहती है। देखिए हमने इनकी जो बारे में बताया था मूल शब्द के बारे में कि क्रमबद्ध की भावना क्या है, संरक्षण का अभाव क्या है, संरक्षण का अभाव क्या है, और इसमें हमने बताया था कि अहम केंद्रित क्या है। तो ध्यान देना है जीन पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा का प्रयोग कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं इस अवस्था में, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी पूर्व परिचालन अवस्था में। और यहाँ पे जो है आपको बताया गया है कि वस्तुओं में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित नहीं कर पाते, यानी कि इसकी भावना इसमें नहीं होती है और उनसे संरक्षण का भी ज्ञान नहीं होता है। तो ये सब जो है मेन बातें, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इनकी जो तीसरी अवस्था है, यानी कि वो इसमें एज बताते हैं 7 से 12 वर्ष। कितनी? 7 से 12 वर्ष के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि 7 से 12 वर्ष के अंतर्गत बच्चों में क्या क्या विकास हो सकता है। उसी हिसाब से जो है जीन पियाजे जी बताते हैं कि 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों में, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त परिचालन अवस्था में बताते हैं कि संरक्षण ज्ञान में पारंगतता मूर्त परिचालन अवस्था को शुरुआत होते हैं। मतलब इसके पहले जो अवस्था थी उसमें जो है संरक्षण का अभाव था, लेकिन यहाँ पे देखो शुरुआत की जा रही है। इस अवस्था में बच्चे बड़े की तरह सोचने लगते हैं बजाय कि छोटी उम्र के बच्चों की तरह। उन्हें संबंध परक नियमों का क्रमबद्ध की समझ आ जाती है, उन्हें उलटफेर की समझ आ जाती है, या तथ्य की भौतिक परिवर्तन होने पर भी जोर किया है, उससे उल्ट कर वह वापस पहली अवस्था में आ जाती है। इस अवस्था में बच्चे तार्किक चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे सारी बातें आपने पहले वीडियो देखी होगी, तो सारी बातें आपको जो है समझ में, हर एक शब्द का मतलब आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो पहली वीडियो ज़रूर देखें ताकि हर शब्द का आपको मतलब समझ में आए। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो है यहाँ पे संरक्षण का अभाव ये शब्द मिला है,
और दूसरी शब्द यहाँ पे देखा क्रमबद्ध की समझ जो है, वहाँ पे क्रमबद्ध की समझ नहीं थी दूसरी अवस्था में, लेकिन यहाँ पे क्रमबद्ध की समझ आ जाती है। और जो उलटफेर की समझ थी जो है वो आ जाती है इसमें, और अगर इसके पहले पूछे तो उसमें नहीं आती। उलटफेर जो हमने आपको बताया था विलोमिता, ठीक है, विलोमिता और अविलोमिता शब्द जो होता है वो यही इसका मतलब होता है कि उन्हें उलटफेर की समझ आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये सब सारी चीज़ें जो विलोमिता और अविलोमिता है, ये चीज़ें जो है मूर्त परिचालन अवस्था यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है उसमें उलट करे तो वापस पहली अवस्था में भी आ, मतलब कि अगर उल्टा करते हैं तब भी आ जाता है और सीधा करते हैं तब भी उल्टा वो बच्चा कर लेते हैं, यानी कि विलोमिता अविलोमिता की जो है भावना इसमें बच्चों को आ जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इनकी जो लास्ट अवस्था है, जिसको हम औपचारिक परिचालन अवस्था बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना आप, इसको हम जो है औपचारिक परिचालन अवस्था भी कह सकते हैं या इसको अमूर्त परिचालन अवस्था भी कह सकते हैं। अब देखिए इस अवस्था में क्या बताया गया है। सबसे पहले जान लीजिए कि जो अवस्था होती है ये होती है 12 से 15 वर्ष तक होती है। जीन पियाजे जी ने बताया कि ये इस अवस्था में जो विशेषताएं देखने को मिलती है वो 12 से 15 वर्ष के अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं कि इस अवस्था में इन्होंने क्या बताया कि 12 से 15 वर्ष के अंतर्गत बच्चों के अंदर क्या क्या विकास हो जाता है। तो चलिए देखते हैं NIOS की बुक के बारे में कि इन्होंने क्या बताया कि इस अवस्था में बच्चे अमूर्त वस्तुएं घटनाओं के बारे में चिंतन कर सकते हैं। आप देखिए, आप जो है यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अमूर्त क्यों बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त परिचालन अवस्था। देखिए परिचालन संक्रियात्मक का एक ही मतलब है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग नाम दे दिए हैं। तो अमूर्त इसलिए बोलते हैं कि जो है मूर्त मिश्र होता है जो चीज़ें उन्हें दिखाई दे। ठीक है, अमूर्त मतलब होता है जिसके बारे में हम कल्पना कर सकें या कल्पना करने की हमारी तर्क की शक्ति इतनी माइंड विकसित हो गया हो कि हम जो है किसी चीज़ को तार्किक रूप से सोच सकें या कल्पना कर सकें, उसी को हम अमूर्त बोलते हैं। कि अमूर्त वस्तुएं घटनाओं के बारे में चिंतन कर सकते हैं, वह काल्पनिक निगमात्मक तर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पता होगा कि निगमात्मक जो शिक्षण सिद्धांत है, जिस शिक्षण सूत्र हैं आगमन और निगमन विधि, ये सब सारे जो शिक्षण सूत्र हैं या संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक विधि, ये इसमें जो है निगमनात्मक की बात की गई है कि इस जो अवस्था में होती है औपचारिक परिचालन अवस्था जो 12 से 15 वर्ष होती है, इसके अंतर्गत जो है बच्चों के अंदर निगमात्मक की अवस्था आ जाती है। यानी एक सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट समान परिकलन बनना जो है बच्चे जान जाते हैं। इस अवस्था में वे प्रस्ताव संबंधित तर्क करने में सक्षम हो जाते हैं। तर्क जिसमें व्यक्ति मौखिक दावों को वैधता का आकलन कर सकते हैं, तब भी जब ये संभावनाओं की बात हो, ना कि वास्तविक घटनाओं की। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने देख लिया है सारी विशेषताएं, आपको हमने एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है। आपको इसमें से कीवर्ड आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें से कीवर्ड्स खुद पता चल जाएगा कि इस अवस्था में हमें किस चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी आप जब प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे या हम जब सॉल्व कराएंगे या आप भी जो है सॉल्व करते होंगे, उसमें आप देखते होंगे कि इनसे संबंधित सारी चीज़ें आपको मिलती होंगी और वो चीज़ें जो है हम कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन करती होंगी। अगर आपने ठीक ढंग से पढ़ा है तो आपको चीज़ें कन्फ्यूजन नहीं करती होंगी, क्योंकि जो पेपर होता है उसमें कभी कभी उदाहरण देके पूछ लेता है, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि यह अवस्था किस वर्ष के अंतर्गत आती है या इस वर्ष के अंतर्गत कौन सी अवस्था आती है, इस अवस्था में कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको फ्रेंड्स समझ में आ गई होगी अगर पूरी वीडियो आपने हमारी देखी होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है दूसरे सिद्धांत के बारे में। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।